नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट में। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। नोटबंदी पर संसद में विपक्ष का हंगामा शुक्रवार को भी मचा। विपक्ष लगातार संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग करता रहा। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को 2 टोल प्लाजा पर बगैर राज्य सरकार की जानकारी के सेना की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए इसे राज्यों की स्वायत्तता पर दखल देने का आरोप लगाया। हालांकि लोकसभा में आरोपों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दनकुनी और पलसित के 2 टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती पर चिंता जताई है। ममता ने कहा कि राज्य सरकार को कोई भी सूचना दिए बगैर इस तरह सेना को तैनात किया जाना एक गंभीर मुद्दा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में सेना की तैनाती को लेकर उठाए सवालों का सेना ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसे रूटीन अभ्यास है और इसको स्थानीय पुलिस को इसकी इत्तला पहले भी कर दी गई। नोटबंदी पर संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, लेकिन बैठक में सोनिया गांधी मौजूद नहीं थी। पहली बार राहुल गांधी ने संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। यूपीसीएम ने कहा कि ऐसा गठबंधन 403 सीटों में से 300 से ज्यादा पर जीत दिला सकता है। हालांकि अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई के इंचार्ज डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम ने अभी तक नए डायरेक्टर का नाम फाइनल नहीं किया, इसलिए राकेश अस्थाना को फिलहाल सीबीआई का इंचार्ज डायरेक्टर बनाया गया है। नोटबंदी के फैसले को कानूनी चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग वास्तव में पीड़ित हैं। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों को हो रही दिक्कत का भी हवाला दिया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव बैंक का मामला काफी गंभीर है। सरकार को इस दिशा में जरूर कुछ करना चाहिए अगर संभव हो। अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर स्वराज अभियान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि आप एक राजनीतिक दल है और इसीलिए आप जनहित याचिका दाखिल नहीं कर सकते। कल भी केंद्र ने कोर्ट में स्वराज अभियान द्वारा सूखे पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दल जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाले की सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोप पत्र इसी साल दाखिल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय गान को सुप्रीम कोर्ट समेत सभी कोर्ट में लागू किए जाने की याचिका पहुंची है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल इस मामले में को लेकर एजी मुकुल रोहतगी को बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान यानी जन गण मन से जुड़े एक अहम आदेश में बुधवार को कहा कि देश भर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान जरूर बजेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते वक्त सिनेमा हॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना अनिवार्य होगा तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में केरल कोर्ट में मीडिया के प्रवेश के मामले पर सुनवाई हुई। केरल हाईकोर्ट ने सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही कोर्ट कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी। पहले वकीलों और पत्रकारों के बीच हुए विवाद के बाद पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई हुई। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को 4 वर्गों में रखने और उसके अनुसार कदम उठाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई। मायावती सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, जिसको खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। राकेश धर त्रिपाठी को 14 नवंबर को किया गया था। पूर्व मंत्री ने जमानत याचिका भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा रखी है। राकेश धर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार का मुकदमा साल 2013 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया।
गंगा नदी में सफाई को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि गंगा की सफाई के लिए ठोस कदम उठाया जाए। अधिवक्ता ललित मृगलानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। रेलवे में वकीलों के पैनल गठित करने में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस संगीता चंद्रा की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे विभाग से वकीलों की नियुक्ति संबंधी सभी पत्रावली तलब की। 9 लोग कुल मिला के उन्होंने एक मुकदमा दाखिल किया और कहा कि नई नियुक्ति जो की गई रेलवे की उसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई, पुराने लीगल एडवाइजर से राय नहीं लिया गया और बिना प्रोसीजर फॉलो किए उनको नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों तरफ के रेलवे का अधिवक्ता और पिटिशनर के अधिवक्ता सुन करके 6 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेलवे के अधिवक्ताओं की नियुक्ति और कैट के अधिवक्ताओं की नियुक्ति का संबंधित पूरे रिकॉर्ड को तलब कर लिया है। इलाहाबाद के हिम्मतगंज में हजरत अली मुनव्वर शाह दरगाह में मनोरोगियों को जंजीरों से बांधने और झाड़ फूंक के नाम पर उनकी बेरहमी से पिटाई किए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने आज अदालत में अपना हलफनामा दाखिल किया और कार्रवाई रिपोर्ट पेश की। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार ने दरगाह का मौका मुआयना करके जरूरी कदम उठाए। इस ढंग से रोगियों की प्रताड़ना की जा रही, इस पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। तो राज्य सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि वहां पर दरगाह में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और पुलिस की भी 24 घंटे के लिए तैनाती की गई है और दरगाह के जो मुतवल्ली हैं, जो भी उनके स्वामी हैं, उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि कोई भी रोगी को जंजीर से या किसी रस्सी से बांध के न रखा जाए, जो भी हो किसी के साथ प्रताड़ना न की जाए। इस पर सख्ती शासन द्वारा की गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लखनऊ में गोमती नगर रेलवे टर्मिनल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ निवासियों को तोहफा देते हुए 200 करोड़ की लागत से गोमती नगर टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का ऐलान किया। मैं एक एक्शन प्लान चॉक आउट करूंगा और उसी एक्शन प्लान के आधार पर ही लखनऊ का विकास करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। रिंग रोड का शिलान्यास हो चुका, काम प्रारंभ होने जा रहा है और लगभग 5000 करोड़ रुपए से अधिक की वह परियोजना है। और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल में काफी लंबे वक्त से निवेश नहीं किया गया है। रेल में यात्रियों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधन नहीं बढ़ाए गए। चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेल को एक बहुत बड़े पैमाने पे प्राथमिकता देने का निर्णय किया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज रेल में कभी भी नहीं की थी इतने बड़ी पैमाने में आज हम निवेश कर रहे हैं। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने टर्मिनल स्टेशन भवन, एंट्री गेट, होम प्लेटफॉर्म और नई लाइन का शिलान्यास किया और लखनऊ जंक्शन पर यात्री सुविधा के लिए हुए कार्य का लोकार्पण भी किया। गोमती नगर से मुंबई की ट्रेन चलेगी। हल्द्वानी में 7 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की होने वाली परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का दावा है कि रैली को लोग हजारों की संख्या में शामिल होंगे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में होने वाली रैली का तैयारी का जायजा लिया नैनीताल से सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने। बड़े मैदान में बहुत दिनों बाद इस हल्द्वानी शहर में किसी राजनेता की मीटिंग होने वाली है और ये एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी। लोगों में इस समय बहुत बड़ा उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं और लोग जितनी गाड़ियां उनको चाहिए उतनी गाड़ियां हम दे नहीं पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं चलो हम अपनी जीप करेंगे, अपनी फलां करेंगे। उससे गदरपुर के दिनेशपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार के आवास पर ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक 7 दिसंबर को होने वाली परिवर्तन रैली के बारे में थी। बता दें आपको कि 7 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रैली करेंगे। 7,000 संख्या को ले जाने का निर्णय हमने कार्यकर्ताओं ने किया है।
और अमित शाह जी की जनसभा को सफल बनाना है, सफल नहीं ऐतिहासिक बनाना है। उसी निमित्त आज यहाँ बैठक हुई है और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है और कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म होने वाली है। मोदी जी का विजन उत्तराखंड में भी लागू हो, देश के साथ साथ उसका फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा उत्तराखंड देवभूमि को मिले, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कर चुके हैं। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने राज्य सरकार पर केदारनाथ में अपनी चहेती कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस हेलीकॉप्टर कंपनी का प्रयोग कर रहे हैं उसी कंपनी को आगामी साल के लिए केदारनाथ का ठेका दे दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस कंपनी के हेलीकॉप्टर और जहाज का प्रयोग करके इधर उधर जा रहे हैं केदारनाथ के लिए, उसी कंपनी को आनन फानन में और कंपनी जितनी भी हैं उनके लाइसेंस या उनका जो भी टेंडर निकला है उसे निरस्त करते हुए उसी को पूरा ठेका दे रहे हैं। और आज एक ही कंपनी को देना, अपने आप में अंदाज लगाया जा सकता है कि आखिर एक कंपनी को देने का नोटबंदी के 22वें दिन भी सियासत चरम पर रही। सूबे की वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय का कहना है कि नोटबंदी के गलत इस फैसले से मोदी सरकार को ऐसा झटका लगेगा कि 2019 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मेरे पास जो यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्टेडियम बना रहे थे वो आए थे। उन्होंने कहा पहले हम 10 लाख रुपए हफ्ता अपने मजदूरों को देते थे, अब हमने 5 लाख कर दिया, पर हम 5 लाख भी नहीं दे पाएंगे। अब हम उनका खाता खोल रहे हैं और चेक से जमा करेंगे, हम उन्हें पैसा नहीं दे पा रहे। सबसे ज़्यादा पीड़ा मजदूरों की हुई है क्योंकि मजदूरों को रोज़ शाम को नगद पैसा चाहिए होता है, उसे देने में उन्होंने आके बताया हमें, ये हमारी दिक्कत है। श्रम मंत्री हरीश चंद्र गोपाल का कहना है कि नोटबंदी का असर केवल गरीब मजदूरों को नहीं बल्कि छोटे उद्योगों पर भी पड़ा है। राज्य में लगे उद्योगों में भी दिन प्रतिदिन मंदी का असर पड़ रहा है। मंदी का असर अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, वो दुकानों पर, व्यवसाय पर आज मैं पढ़ रहा था, उद्योग वाले भी बहुत परेशान हैं। खैर इंडस्ट्री की हालत भी अच्छी नहीं है, तो हर चौतरफा ऐसा संदेश आ रहा है कि इसका असर सब पर पड़ा है। आम आदमी तो पड़ा ही पड़ा है, लेकिन जो काम धंधे से जुड़े लोग हैं, छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं या बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर भी इसका असर पड़ा हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन रैली शुरू की है और वो परिवर्तन रैली अब 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। हाल की यात्रा के समापन के समय में केंद्रीय मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री पारीकर जी आ रहे हैं। टपकेश्वर मंदिर के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उस दिन जो है गढ़वाल की यात्रा के समापन के साथ ही परिवर्तन यात्राओं के सभी कार्यक्रमों का समापन हो जाएगा। झारखंड को कैशलेस बनाने को लेकर राज्य सरकार ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजधानी रांची से सटे नगड़ी प्रखंड से इस योजना की शुरुआत की। सरकार ने तय किया कि झारखंड देश का पहला राज्य होगा जो कैशलेस होगा। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। रांची में कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं तो दुमका, खुंटी सहित कई जिलों में से सुबह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। झारखंड के हजारीबाग में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र केरीडारी में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। सड़क निर्माण में लगी कंपनी IECI प्राइवेट लिमिटेड के साइट ऑफिस में लगे 4 वाहनों को नक्सलियों ने फूंक डाला। नोटबंदी पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि नोटबंदी का खामियाजा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है। चर्चित फिल्मकार महेश भट्ट ने नोटबंदी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। महेश भट्ट ने कहा कि नोटबंदी के जरिए पीएम मोदी के अच्छे दिनों के वादे परियों की उस कहानी की तरह है जहां हसीन सपने तो हैं लेकिन इन सपनों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं। बदायूं में नोटबंदी के बाद अब सरकारी कर्मचारियों का वेतन न मिल पाने के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी अपना कामकाज छोड़कर बैंक की लाइन में लगे हैं। गाजीपुर में कर्मचारियों को बैंकों से वेतन का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा। कैश की कमी के चलते अब कर्मचारी
कैश के लिए परेशान घूम रहे हैं। उन्हें मात्र 2000 से संतोष होना पड़ रहा है। यह हाल किसी बैंक का नहीं बल्कि ये हर ग्रामीण इलाके के बैंक का है। फिरोजाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश नहीं होने के चलते लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। ग्राहकों ने बैंक में कैश नहीं होने का कारण बैंक में ताला लगाया और बैंक मैनेजर को बंधक बनाया। जहां पूरे देश में बैंकों में लोगों की कतारें जो कि तू है, वहीं रायबरेली जिले में भी बैंकों का यही हाल है। बैंकों में भीड़ इतनी हो गई कि लोगों को खड़े तक होने की जगह नहीं मिल रही। यूपी के बुलंदशहर में नोटबंदी के चलते बैंक कर्मचारियों को जान का खतरा बना हुआ है। बुलंदशहर में एचडीएफसी बैंक से नकदी न मिलने पर एक महिला ने पुलिस के सामने ही बैंक मैनेजर को मरने मारने की धमकी दे डाली। देश भर में नोटबंदी के बाद बैंकों में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला शामली सिटी के पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां रुपये लेने आए ग्राहकों के साथ बैंक मैनेजर पर अन्य स्टाफ के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप है। कानपुर में स्वीट हाउस के मालिक को ग्राहक 2000 रुपए का नकली नोट थमा गया। शक होने पर उसने अन्य ग्राहकों को दिखाया। उसके बाद 100 नंबर पर सूचना दी। देश में नोटबंदी होने के बाद नोटों की किल्लत के बावजूद यूपी के बुलंदशहर में कला और संस्कृति के नाम पर हो रहे अश्लील डांस पर बार बाराओं के ठोकर पर लोग जमकर नोट न्यौछावर कर रहे हैं। चित्रकूट जिले से समाजवादी पार्टी के सदर विधायक और पूर्व दस्यु सम्राट ददुआ के विधायक बेटे वीर सिंह ने गुंडई सामने आई है। रायबरेली में महिला जिला अस्पताल बधार है। यहां पर मरीज और उनके तीमारदारों का कहना है कि बिना पैसे के ऑपरेशन तक यहां नहीं हो रहा। मुजफ्फरनगर में चल रही सेना भर्ती में आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने देर रात जमकर हंगामा किया। कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। बरेली में होटल संचालक का नाले में शव मिलने से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। मेरठ पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता में एसपी सिटी आलोक प्रियदर्शी ने एक बड़ा खुलासा किया और पुलिस का सिरदर्द बने नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। चित्रकूट जिले में पुलिस के कारनामे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला की हत्या के मामले में पति और उसकी चाची, सास और एक मासूम बच्चे को पुलिस ने 1.5 महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गाजियाबाद में पुलिस कांस्टेबल की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आम लोगों की सुरक्षा में तैनात एक महकमे के पुलिस सिपाही ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत रनिया इलाके में कोहरे के चलते 2 विदेशी पर्यटक दुर्घटना का शिकार हो गए। बिजनौर के एनएच 119 पर कोहरे की वजह से ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। चंदौली में घने कोहरे की वजह से 2 अलग अलग मामलों में 5 की मौत का मामला सामने आया है। भोजपुर क्रॉसिंग पर मां बेटे की मौत का मामला सामने आया है। पाकिस्तान समर्थक आतंकियों द्वारा जम्मू के नगरोटा में 3 दिन पहले किए गए आतंकी हमले के विरोध में संगम के शहर इलाहाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिल और फोर्स टू जैसी एक्शन फिल्मों का हिस्सा रही सोनाक्षी अब काफी दबंग हो गई। इस दबंग गर्ल ने कहा कि फोर्स 3 उनके बिना नहीं बनेगी। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में शाहिद कपूर की दीपिका पादुकोण के साथ होने वाली एंट्री के कयासों को शुक्रवार को इस वक्त ब्रेक लग गया जब शाहिद ने करण के सेट से एक तस्वीर दुनिया के सामने साझा की। जहां शाहिद हॉट कॉफी पीने के लिए अपने दिल की असली यानी मिसेस मीरा शाहिद कपूर को लेकर गए थे। करण ऐसी पहली इंडियन एक्ट्रेस हैं जो प्रेगनेंसी के 8 महीने पूरे करने के बाद मैगजीन कवर पर दिखी है। इससे पहले उन्होंने एचटी ब्रंच मैगजीन कवर के लिए शूट किया था। बिग बॉस 10 वीकेंड का वार में इस बार घरवालों और दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प मोड़ आने वाला है। इस बार वीकेंड के वॉर में सलमान ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे घरवाले और बाहर वाले सब चौंकने वाले हैं। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में आने के बाद और उसमें बनने वाली संजय दत्त की बायोपिक को लेकर उत्सुकता लगातार अब बढ़ती जा रही है। ताजा खबर यह है कि इस फिल्म में संजू बाबा की मां के किरदार के लिए तब्बू को अप्रोच किया गया है।